इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। हाँ जी, इसका पहले मतलब देखें कि वो हमें कुछ डाटा दे देगा और आपसे ये कहेगा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाकर दिखाए। सवाल किस तरह से आएगा, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा और आपसे ये डिमांड करेगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन बनाकर दिखाए। अब उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन पहले हमें पता होनी चाहिए कि होती किस तरह की है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। मतलब इस फॉर्मेट में कोई भी सवाल हो, आपने इस फॉर्मेट में लेकर आना है। तो आपके पास अब जरा बाकी बातें खामोश हो जाए ना, फोकस करें। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 5x प्लस 6, तो इसका मतलब है ये हमारी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी नहीं है। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है, एक चीज, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, ना किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो, ना किसी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में हो। मिसाल के तौर पर अगर सवाल कुछ ऐसे आ जाए x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5, तो क्या ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन मानी जाएगी? नहीं। वजह, क्योंकि आपका वेरिएबल फ्रैक्शन में चला गया। आपका वेरिएबल फ्रैक्शन में चला जाए चाहे पावर 1 भी हो, तो वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। वजह, क्योंकि ये x की पावर ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, तो ये आपकी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। अगर आपके पास लिखा हुआ है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है और बाइनोमियल है। बाइनोमियल क्यों है भला? दो वेरिएबल है। अगर हम लिखें x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 10, ये भी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है और इसमें 3 वेरिएबल है लेकिन पावर 1 ही है। अगर मैं यहां पर यह बात लिखूं x y इज इक्वल टू 1, क्या यह फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है या नहीं? क्या ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है या नहीं? ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है या नहीं है? चले, शोर नहीं करना, शोर। मेरे भाई ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, एक मिनट, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। अच्छा, एक मैं सादा सी बात बताता हूं, जब भी दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो वो कैन नेवर बी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो वो कभी भी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। एक तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, दूसरा उनके वेरिएबल की पावर मल्टीप्लाई के केस में प्लस हो रही होती है, पावर उनकी आपस में ऐड हो रही होती है, तो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन नहीं कहलाएगी। हाँ, वो धोखा आपको दे सकता है, आपको लिख करके क्या ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है या, तो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन नहीं, ठीक है। और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन के अंदर 7x प्लस 10 का क्या रिलेशन है? 7 को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट, और 10 को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट। कल का जो हमारा लेक्चर था वो भी काफी इंपॉर्टेंट था, उसमें काफी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन आज इंफॉर्मेशन नहीं है, आज रटी रटाई बातें। आप लोगों की कोई नई बात नहीं होगी, सारी बातें आप पहले पढ़ चुके। तो हमारे पास वो कहता है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, आपने उससे फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हमें बना के दिखानी। कैसे बनाएंगे? पहला केस नंबर 1, इफ स्लोप एंड y इंटरसेप्ट
गिवन। पहला केस, आपके सवाल के अंदर स्लोप और वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा। सवाल किस तरह से आएगा, वो कहेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is 5 and y intercept is -3। ये क्वेश्चन है हमारा, और वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आपने फौरन इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यही होती है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसमें m भी गिवन है और c भी गिवन है। पुट करो, आंसर आ गया। तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 5x माइनस 3, ये हमारा आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको y इंटरसेप्ट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, तो आपने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आंसर पुट कर देना। केस नंबर 1, मेरे ख्याल में इसका कोई सवाल एक्स्ट्रा करवाने की भी जरूरत नहीं। केस नंबर 2, when slope and a point is given, when slope and a point, एक पॉइंट, आपको इसे बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कह सकते हो। इस लाइन को क्या बोलेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। सवाल किस तरह से होगा, अगर ये है, पहले इसकी ना लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख लो, या सवाल लिखने के बाद लिख लेते हैं। सवाल लिखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a point 2, 5 whose slope is given 3। ये क्वेश्चन है। केस और क्वेश्चन मीट कर रहे हैं। केस कौन सा पढ़ रहे हैं आप, कि जब सवाल के अंदर आपको एक पॉइंट और स्लोप गिवन है, तो क्या ऐसा ही है? अगर ऐसा है तो ये क्या पेपर में हमें सवाल दिया होगा या केस भी बताया होगा? सिर्फ सवाल दिया होगा, केस हमने दिमाग में खुद आइडेंटिफाई कर। और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इक्वेशन है, वो है जनाब y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अगर आपके पास एक पॉइंट और स्लोप गिवन होगा तो आपने ये वाली लाइन लगाकर हल करना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। क्या आपको m गिवन है? yes. और ये जो आपके पास पॉइंट गिवन है, ये भी तो एक x होता है और एक y होता है। जो पॉइंट होता है वो पहला नंबर क्या होता है और दूसरा नंबर क्या होता है, y। मतलब एक x1 है दूसरा y1। तो सवाल तो हो गया। फिर सिर्फ ये लाइन आपने याद करनी है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x। ये आपको याद करनी पड़ेगी जी। ये वो फॉर्म है जब स्लोप और पॉइंट गिवन। तो करो जरा, y माइनस y1 कितना है, ये है x1 और ये है इज इक्वल टू m कितना है इंटू x माइनस। अब करना रह गया इसको हल। हल करना शुरू कर दो। किस फॉर्मेट में लेकर आओ इसके को, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। करो जरा, y माइन इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -5 इधर जाकर क्या हो गया, आंसर आ गया y इज इक्वल टू 3x माइनस। इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई, 2 हो गई।
स्लोप इंटरसेप्ट और स्लोप पॉइंट। थर्ड केस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, केस नंबर 3, 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट्स फॉर्म क्या मतलब? अब 2 पॉइंट गिवन होंगे, अब आपके पास 2 पॉइंट गिवन होंगे। जब 2 पॉइंट गिवन होंगे तो लाइन यही रखेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए भी यही लाइन है और 2 पॉइंट के लिए भी यही लाइन। क्या इस सवाल के अंदर आपको m गिवन होगा? नहीं गिवन। तो m का फार्मूला कल आपने सीखा था, m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस वाई वन ओवर। लो जी, ये 2 फार्मूला से आपका काम आसान हो जाएगा। क्या करेंगे? आपके पास एक लाइन गिवन, सॉरी 2 पॉइंट गिवन होंगे, आपने पहले ये लाइन बनानी है, फिर ये स्लोप m फाइंड कर लेना। आपका सवाल हो, सवाल लिखिए किस तरह से होगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, find equation of line passes through 4, 7 and 9, 16. Find equation of line passes through 4, 7, 9, 16. जी मेरे भाई, काम हो गया? 2 पॉइंट हैं। जब भी 2 पॉइंट गिवन हो, फार्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। लेकिन m तो है ही नहीं, तो m का फार्मूला भी तो साथ ही लिख दिया है, ये m का ही तो फार्मूला है। m फाइंड करके बताएं जनाब, m इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। इसमें जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं x1 y1 और दूसरे पॉइंट को बोलेंगे x2। पुट करो आंसर। ये सिर्फ आपको लाइंस याद रखनी पड़ेंगी, किस लाइन के ऊपर कौन सा फार्मूला। हाँ जी जनाब, m हमारे पास आ गया 7 माइनस 16 या 16 माइनस 7 ओवर कितना 9/5। सवाल हो गया तो अब हम हल करते हैं। हाँ जी, लाइन कौन सी है? लाइन है हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस y माइनस वाई वन कितना है सवाल के अंदर 7, m कितना फाइंड किया इंटू एक्स माइनस एक्स। अब y इज इक्वल टू 9/5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 9/5 x माइनस 36 ओवर 5 प्लस। अब आपने अपने ऊपर भरोसा तो बिल्कुल ही नहीं करना है तो कैलकुलेटर पे, अपने कैलकुलेटर पे आपने लिखना है -36 ओवर 5, डिवीजन का साइन नहीं फ्रैक्शन का, प्लस 7, वो खुद ही आपको आंसर बता देगा -1 ओवर 5 या -71। क्या आपने किया -36/5 प्लस 7, तो 9/5 x माइनस 1 ओवर, ये आपका आंसर। हजम हुआ क्वेश्चन? ये पक्का? कितने केस हो गए? 3। और ये जो तीसरा केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको जगह जगह आपकी हेल्प भी करेगा। वो कुछ क्वेश्चन भी हम इसके देख लेते हैं। किस में नहीं होती? तो अभी भी मैं कहता हूं नहीं होती। वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होता और पावर फ्रैक्शन में नहीं होती।
वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होगा और पावर फ्रैक्शन में नहीं होगा। हाँ जी, डन। मैं तो यही पूछ रहा हूं, आप अपने कैलकुलेटर में पुट करें -36/5 + 7। चलो 71 कर ले। -36/5 + 7 ऐसे लिखने अपने कैलकुलेटर के ऊपर -36/5 + 7 -1। वो अल्लाह लो, एलसीएम ले लो। -36 + 30 -1/। चले जी, अब कुछ 2 से 3 क्वेश्चन मैं करवा दूं इसकी एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन से मुराद ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और फिर हम आगे चलते हैं। वो कहता है कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स is ₹6,000 and cost of 30 units is ₹8,000। कहता है फाइंड एक तो कॉस्ट फंक्शन एंड दूसरा also find cost of 50 units। अब ये तो नॉर्मल सवाल हो गया। 20 यूनिट की कॉस्ट है 6,000, 30 यूनिट की कॉस्ट है 8,000। कहते हैं फाइंड कॉस्ट फंक्शन एंड आल्सो फाइंड कॉस्ट ऑफ 50 यूनिट्स। अगर आप लोग थोड़े से सेंसिबल तरीके से सवाल को देखो तो ये गिवन है x1 y1 और ये गिवन है x2 y2। 20 यूनिट 6,000, 30 यूनिट 8,000। एक बात याद रखें, कॉस्ट हमेशा y होगा, कॉस्ट हमेशा y को कहते हैं, टोटल नहीं, वैसे y1 y2। और जो यूनिट होते हैं वो हमेशा x होंगे। क्या आप इस x1 और x जो डाटा 2 पॉइंट हो गए, क्या आप इन 2 पॉइंट से इक्वेशन बना सकते हो? अभी नीचे वाला ये छोड़ दें, और जो आप फर्स्ट डिग्री इक्वेशन बनाओगे ना, दैट इज अ कॉस्ट इक्वेशन या कॉस्ट फंक्शन। जो आप फर्स्ट डिग्री इक्वेशन बनाओगे ना, उस फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को कॉस्ट फंक्शन भी तो कहते हैं। इसका और नाम क्या होता है? उसे डिमांड फंक्शन भी कहते हैं। कॉस्ट फंक्शन, डिमांड फंक्शन, प्राइस फंक्शन, ये तीनों इसके नाम है। लिख लो, लिखने हैं तो कॉस्ट फंक्शन, डिमांड फंक्शन, प्राइस फंक्शन, ये तीनों नाम आ जाएं तो समझो क्या बात हो रही है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। डिमांड फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, प्राइस फंक्शन। डिमांड फंक्शन, प्राइस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन। जी मेरे भाई, हमारे पास अगर आप इसको फॉर्मल फॉर्म में लेकर आते हो तो लिखा हुआ है 26,000 एक, और दूसरा पॉइंट है 38,000 दूसरा। अब आए जरा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस, सबसे पहले क्या चाहिए? m चाहिए। m की वैल्यू बता दें, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस y2 कितना है? 8,000 माइनस 6,000 डिवाइडेड बाय 30 माइनस हमारे पास y माइनस y1 कितना हुआ? 6,000। m कितना है?
M 200 x माइनस x1 कितना है? y इज इक्वल टू 200x माइनस 4000 प्लस y इज इक्वल टू 200x प्लस ये आ गया कॉस्ट फंक्शन। अब जितने यूनिट की कॉस्ट वो पूछ रहा है x की जगह वैल्यू पुट कर दे। 50 यूनिट की कॉस्ट पूछे x की जगह 50 पुट कर दो। 200 यूनिट की कॉस्ट पूछे x की जगह 200 पुट कर दो। 10 यूनिट की कॉस्ट पूछे x की जगह 10 पुट कर दो। ये को फंक्शन बन गया ना। तो अगर फंक्शन बन गया तो अब काम आसान है। तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 200 इंटू 50 प्लस कितना, बात क्लियर हुई? अच्छा एक बात और, इसमें प्रैक्टिकली भी चीजें हैं कुछ। वो वैसे तो बंदे की तबीयत खराब हो जाती है जब कंसेप्ट सीखता है। आपको ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं कि बस याद करनी पड़े, प्रैक्टिकली ना सोचना पड़े। इस इक्वेशन का मतलब कोई बता सकता है? 2000 फिक्स कॉस्ट है और हर यूनिट बनाने के ऊपर 200 रुपए लगेगा। 2000 लगना ही लगना है। एक यूनिट बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, 2000 फिक्स है। 200 यूनिट हर यूनिट पे लगना है। अब हमने 50 यूनिट बनाए तो 50 यूनिट को 200 रुपए के हिसाब से 10,000 लग गया और 2000 तो लगना ही लगना था। तो टोटल कितना आ गया? 12,000। अगर हम सिर्फ एक यूनिट बनाते, अरे कितना आ जाएगा? 2200 कॉस्ट आती। 2000 फिक्स और एक यूनिट पे 200। तो जितने यूनिट बनाएंगे x की जगह वैल्यू पुट करते जाओ, उनकी टोटल कॉस्ट आ जाए। ठीक होगी बात? अच्छा एक सवाल मैं आपको बता देता हूं, वो आप करके मुझे दिखाएंगे, फिर आगे चलते जी। सॉरी नहीं, सवाल आपने नहीं पूरा लिखा। ये देखिए, फाइंड कॉस्ट फंक्शन और फाइंड कॉस्ट ऑफ 50 यूनिट्स। मैंने अज्यूम सवाल लिखा करें पूरा। कर ले नोट कर ले जी। हाँ जी, इस पर अभी हमारा आंसर निकला है। हाँ तो जब माइनस साइन होता है तो इनवर्स रिलेशन। किसमें? कॉस्ट फंक्शन में अगर माइनस का साइन आ जाए, हाँ वैसे तो माइनस आता नहीं, माइनस आएगा नहीं। हाँ माइनस एक सूरत में आ भी सकता है। वो तब आता है कि जब प्राइस फंक्शन बनाना पड़ता है। डिमांड फंक्शन जब बनता है ना, वो ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स में शायद आपने ये थोड़ा बहुत पढ़ा हो कि जब किसी चीज की कीमत बढ़ जाए ना तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। अब इसमें नेगेटिव रिलेशन है। जब हम ऐसा कुछ सवाल लिखेंगे ना तो उसमें ऑटोमेटिकली नेगेटिव का साइन आए। अब इसमें जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते जाएंगे हमारी कॉस्ट ज्यादा होती जा रही है। 2000 यूनिट बनाएंगे, 30 बनाएंगे, 25 बनाएंगे, ज्यादा यूनिट बनाएंगे, कॉस्ट ज्यादा लगेगी। तो रिलेशन पॉजिटिव है। अब हम एक सवाल ही कर लेते हैं आपका। चलें जी, हो गया नोट या चल रहा है? हो गया सर। चलें जी, चलो ये कुछ लोगों को एहसास हो गया कि नोट करना कितना जरूरी होता है। अगला सवाल लिखिए। ये आपने करना है और थोड़ा सा रही सी बात है, चेंज तो मैं करूंगा, ऐसे सवाल तो नहीं दूंगा कि जो करवाया है। प्राइस ऑफ, इसकी प्राइस करनी है, ऑफ अ यूनिट इज ₹500 and unit sold total 8,000. If prices या price increased by ₹100, then quantity sold
reduced by 1000. Find demand function also find quantity sold if price would be पहले प्राइस 500 थी। चले पहले सिर्फ डिमांड फंक्शन बनाए क्योंकि बाद में इसको देखते हैं। पहले सिर्फ डिमांड फंक्शन बनाए, जल्दी करें जरा। और ध्यान से सबने करना है। हो गया? कितना आंसर आ रहा है? -10x प्लस 80,500। देखें अगर कीमत 500 होती है तो आपके कितने यूनिट सेल होते हैं? 8000। अगर कीमत 600 होती है, ये बात लिखी हुई है बेसिकली। क्या लिखा हुआ है भला? अगर 500 कीमत हो, यूनिट 8000 सेल होंगे। अगर कीमत 100 रुपया बढ़ जाए, क्या मतलब है? कितनी हो जाएगी? 600। अगर कीमत 100 रुपया बढ़ जाए मतलब 600 हो जाए तो यूनिट कितने सेल होंगे? 1000 कम। तो पहले कितने बिक रहे थे, अब कितने बिकेंगे? 7000। अगर देखें सवाल देखें, प्राइस ऑफ अ यूनिट इज ₹500, यूनिट सोल्ड टोटल 8000। इफ प्राइस इंक्रीज्ड बाय 100, अगर कीमत 100 रुपया बढ़ जाए मतलब अब कीमत कितनी हो गई? 500 तो पहले थी। उसके बाद देन क्वांटिटी सोल्ड रिड्यूस्ड बाय 1000। इसका मतलब है कीमत 600 हो जाएगी तो क्वांटिटी 7000 हो जाएगी। अब ये देखें पेपर में सवाल जब आते हैं थोड़ा बहुत वो आपका दिमाग का इस्तेमाल करवाएगा। इसमें दोबारा बताने वाली तो कोई चीज ही नहीं है। क्या बताना, क्या पूछा कि सब देखें कीमत 500 तो यूनिट कितने सेल होंगे? कीमत 100 रुपए बढ़ जाए मतलब कितनी हो जाए? पहले 500 कीमत है 600, तो कहता है जो क्वांटिटी पहले बिक रही थी ना अब 1000 कम हो जाएगी। क्वांटिटी का मतलब यूनिट, क्वांटिटी का क्या मतलब है? यूनिट।
अच्छा, अब जरा अपने अपने सवाल देखें कि आपको किस किस में मसला है। ये ना कहा करें कि दोबारा दोबारा मुझे भी पता चले कि कौन सी बात दोबारा बतानी। सिर्फ अगर आप ये बताओगे तो मैं तो हो सकता है सवाल ही दोबारा बार बार पढ़ी रखूंगा। सवाल देखेंगे कि मुश्किल सवाल ही है, सादा सवाल है। 500 कीमत थी तो कितने यूनिट बिकते थे? 8000। कीमत 100 रुपए बढ़ गई, मतलब 600 हो गई। कहता है जो यूनिट है वो रिड्यूस हो जाएंगे, कीमत बढ़ने से क्वांटिटी कम हो गई। कितनी कम हो गई? 1000। 1000 हुई नहीं, 1000 कम हुई है। तो क्या मतलब हुआ? पहले 8000 बिकते थे यूनिट, अब कितने बिके? 7000 बिके। तो आपके पास 500 था कीमत, तो 8000, और कीमत 600 हो गई तो यूनिट 500 कीमत थी तो यूनिट कितने सेल होते थे? 8000। 600 कीमत पे यूनिट कितने बिकेंगे? 7000। तो यही तो लिखा हुआ है जी। अच्छा, जरा खामोशी। अल्लाह ताला आप लोगों को मरने के बाद जन्नत दे, क्योंकि पहले तो आपके हालात नहीं। आपके पास एक होता है एक्स और एक होता है, एक्स किसे कहते हो? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? एक्स किसे कहते हो? इंडिपेंडेंट। एक्स होता है हमारा इंडिपेंडेंट और वाई होता है, अब बोलना नहीं है किसी ने, ना ही आपस में बातें करनी है, पुप्पो के घर भी कोई ना हो। यहां पर एक्स होता है और यहां पर वाई होता है। पहले वो होता है जो खुद चेंज होता है, बाद में वो होता है जो उसकी वजह से चेंज होता है। पहले क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी वजह से अगला वेरिएबल चेंज होता है। तो आप मुझे बताएं, यूनिट की वजह, प्राइस चेंज होने की वजह से यूनिट चेंज हो रहे हैं या यूनिट के चेंज होने की वजह से प्राइस चेंज हो रही है? कीमत कम या ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से यूनिट कम या ज्यादा हो रहे हैं। तो इसमें इंडिपेंडेंट क्या हुआ? यूनिट या उसकी प्राइस? यूनिट या प्राइस? प्राइस। तो प्राइस इंडिपेंडेंट है तो उसको एक्स मानेंगे ना। जो चीज इंडिपेंडेंट होती है उसको हम एक्स मानते हैं। जिसकी, पिछला सवाल पे आओ क्योंकि शुक्र है सवाल इधर ही है। अब मैंने तो हमेशा ये कहा, इसमें कॉस्ट की बात हो रही है, उसमें प्राइस की बात हो रही है, रट्टा ना लगाओ। यहां पर देखें, 20 यूनिट कॉस्ट 6000, 30 यूनिट कॉस्ट 8000। बताओ यूनिट के कम या ज्यादा होने से कॉस्ट में तब्दीली आ रही है। 20 यूनिट थे तो कॉस्ट उसको बनाने में लगी थी 8000, 30 यूनिट बनाए तो कॉस्ट कितनी होगी? 8000। अब इसमें कौन इंडिपेंडेंट था? यूनिट। और उसकी वजह से क्या हो गया? प्राइस कम या ज्यादा, उसकी कीमत कम या ज्यादा हो गई। यहां इस सवाल के अंदर क्या था? कीमत 500 थी तो यूनिट 8000, कीमत 600 हुई तो यूनिट 6000। तो इंडिपेंडेंट क्या हुआ? तो उसकी प्राइस इंडिपेंडेंट है। तो ये बात याद रखनी है, जो इंडिपेंडेंट चीज होगी उसको पहले रखेंगे, उसकी वजह से जिसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है वो जो कम या ज्यादा हो रही है वो हमारा वाई होता है। जी ठीक है, वो सिर्फ कॉस्ट का फंक्शन होता है। वो सिर्फ वो एक फंक्शन कॉस्ट का भी हो सकता है, वो डिमांड फंक्शन भी हो सकता है, वो प्राइस फंक्शन भी हो सकता है, वो सिंपल किसी और चीज की भी इक्वेशन हो सकती है। कॉस्ट इक्वेशन उसका एक नाम है, ठीक है। और कॉस्ट के दरमियान हमेशा जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। चलें जी, आज एम पहले फाइंड किया, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस एम कितना आया? ये माइनस ही आना था, रिलेशन नेगेटिव है, कीमत ज्यादा होने से क्वांटिटी कम हो रही है, इसका आंसर नेगेटिव ही आना था। और आपको पता है ये जो स्लोप है ये असल में क्या चीज होती है? वो एक यूनिट के चेंज होने से y में 10 का चेंज आएगा। इसका मतलब क्या है? वो 1 यूनिट के चेंज होने से, वो जो कल हमने सारी डिटेल सीखी थी। अब आ जाओ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस y कितना है? y1 सॉरी 8000 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है जी? y इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस 5000 प्लस
y इज इक्वल टू -10x प्लस। आप ना एक ही सवाल को बेस ना बनाया करो, हर सवाल की नेचर चेंज हो जाएगी, सवाल चेंज हो जाएगा। अब इस -10 का मतलब पता क्या है? 1 रुपया कीमत चेंज होने से आपकी क्वांटिटी में 10 यूनिट का फर्क आ जाता है। आप अगर अब आपने सपोज कीमतें बढ़ानी है, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आप बैठे हो सारे सर जोड़ के कि महंगाई बढ़ गई है, कीमतें बढ़ाते हैं। आपने अपना पुराना डाटा देखा कि हर 10 रुपए कीमत अगर बढ़ाओगे ना, तो जितने पहले यूनिट सेल हो जाएंगे, जितने पहले यूनिट सेल होते थे, तो 1 यूनिट चेंज हो जाएगा। मतलब हर, ये जो -10 का मतलब क्या है? 1 यूनिट x में 1 रुपया चेंज होने से y में कितनी चेंज आ जाएगी? 10 की। आप 1 रुपया कीमत बढ़ा के तो देखो, अगर आपके पहले 100 यूनिट बिक रहे थे तो आप कितने बिकेंगे? 90 यूनिट। आप 1 रुपया और बढ़ाओ, 80 यूनिट बिकेंगे। यहां पर देख लो, यहां रिलेशन यही तो बताता है। आपकी कीमत कितनी चेंज हुई थी? 100 रुपए चेंज हुई थी। कितने यूनिट गिर गए? 1000। तो इसका मतलब है हर यूनिट के ऊपर कितना आ गया? 10 यूनिट। ये तो मैं अभी आपको ये नहीं छेड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, अदरवाइज मैंने तो कभी भी ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x नहीं करना था, मैंने तो डायरेक्ट करना था 1000 डिवाइड बाय 100, क्योंकि स्लोप का असल फार्मूला होता है चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। असल फार्मूला क्या होता है उसका? चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन। तो बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया था? 8000 से 7000, 1000 का चेंज आया था। नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो -1000। कीमत कितनी बड़ी थी? 100 रुपए, तो प्लस, इसको डिवाइड किया तो ये -10 आ गया। लेकिन आप वो x2 माइनस x1 ओवर y2 माइनस वही वाले रखे, ये नो कि आप इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स ना हो जाएगा। या तो ये है कि अपनी जिंदगी से मोबाइल और एक और चीज जो आपके दिमाग में रहती है उसको परमानेंट निकाल दो, तो फिर मजा आएगा पढ़ने। ठीक है, तो अदरवाइज आप बस गुजारा ही करोगे, क्योंकि मोबाइल ने भी हमारी जिंदगी खराब कर दी है। कि जो हम फजूल तरह की काम, वो गेम तो शायद नहीं, लेकिन वो वैसे जो हम अननेसेसरी इस्तेमाल करते हैं उसकी बात कर रहा हूं। और दूसरा यह है कि आप लोगों को, क्योंकि जब आपने अगर प्रोफेशन में आना है ना पूरी तरह मुकम्मल तौर पर, तो फिर आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, चलो 10 बंदे आने के लिए तैयार है, 20 बंदे आने के लिए तैयार है, सारे नहीं है ना, फिर इसलिए वजह से वो प्रॉब्लम फिर वही का वही रहेगा कि फिर उन लोगों का नुकसान हो जाएगा जो बाकी लोग हैं, जो नहीं आना चाहते, इस गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हाँ जी, अब होगा क्या? सिंपल, जब भी आपको कभी 2 रिलेशन बताए हो, एक के साथ दूसरा रिलेशन, फिर उसी का दूसरा रिलेशन, जैसे 500 8000, फिर 600 7000, तो आप लोगों ने इसके 2 पॉइंट्स बनाने, 2 पॉइंट्स बनाकर इक्वेशन बना ले, फिर वो जो पूछे x की जगह वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाए। मैंने कहा है कि ये इक्वेशन कब बनाते हैं? फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, जब आपको 2 रिलेशन बताएं। जैसे इसमें क्या बताए थे? 500 कीमत थी, 8000 यूनिट हुए थे, कीमत 600 होगी, यूनिट 7000 हो गए। तो बताओ जी इक्वेशन बनाओ, कौन सी? वो इसका नाम क्या क्या बोलता है? प्राइस फंक्शन, डिमांड फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन। अब इस सवाल के अंदर जो आपने बनाया है ना, वो डिमांड फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन नहीं है। डिमांड फंक्शन किसे कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है? यस। तो कोई हाल नहीं आप लोगों का। डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन ही यही है, जब कीमतें बढ़ जाती हैं क्वांटिटी कम हो जाती है। तो ये आपने कीमतें बढ़ाई तो क्वांटिटी कम हुई, और उसने ये भी बता दिया हमें कि भाई हर 1 रुपया कीमत बढ़ाने के ऊपर आपको कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपके 10 यूनिट कम सेल होंगे। आप अपने यूनिट ज्यादा सेल करना चाहते हो, कितनी कीमत कम करोगे? अब आपको यह पता चल गया कि हर 1 रुपया कीमत कम करने के ऊपर आपके 10 यूनिट ज्यादा सेल होंगे। तो इसका मतलब है आप अगर दिमाग में सेट करोगे कि मैंने 50 यूनिट ज्यादा सेल करने हैं, तो 5 रुपए कीमत कम कर दो। एक्सपेक्टेड है कि आपके 50 यूनिट बढ़ जाएंगे, एक्सपेक्टेड है, डिसीजन है अभी। चले जी,
तो मेरे ख्याल में ये इस 2 पॉइंट के 3 सवाल हो गए। एक सादा सवाल कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे, और दूसरा कौन सा सवाल था कि आपको ये प्रैक्टिकली सवाल है। एक इसका लास्ट इक्वेशन करते हैं, उसे कहते हैं, ये चौथा केस हो गया हमारा, और इसको आप लास्ट केस भी कह सकते हो। हाँ जी, चौथे केस में आता है जी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको 2 इंटरसेप्ट गिवन होंगे, और यहां से इंशाल्लाह हम आज मैं इसका सादा सा सवाल करवाता हूं, कल वो सवाल करवाऊंगा जो पेपर में आए हुए। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं कि इसकी जो इक्वेशन होती है ना, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू, कहते हैं जिसमें जो a है वो है x इंटरसेप्ट, और जो b है y इंटरसेप्ट। अब अगर सवाल हम देखें कि इसका सवाल किस तरह का पेपर में आ सकता है, तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose x intercept is 2 and y intercept is 3. Find equation of line whose x intercept is 2 and y intercept is 3. तो क्या करेंगे जी, x ओवर 2, बल्कि पहले लिख लें x ओवर a प्लस, हाँ जी, तो x ओवर 2 प्लस y ओवर 3 इज इक्वल टू, क्या ऐसे ही जवाब लिखकर आएंगे? नहीं, इसको फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर आएंगे। तो क्या एलसीएम आ रहा है? 6 एलसीएम आ रहा है ना, वो एलसीएम तो लेना आता है ना। तो 2 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो कितना आ गया, 3x प्लस इज इक्वल टू, ये सबको आता है, चले जी। फिर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, इधर 6 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर हमें चाहिए y फॉर्म में, 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6 लिखा जा सकता है। यस सर। 3x को उधर ले जाएगा, y इज इक्वल टू 2 उधर जाकर डिवाइड किया, माइनस 3/2x प्लस 6 तो ये आपका जवाब आ गया माइनस 3/2x प्लस 3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है जनाब, चलिए जी आज यहां तक रखते हैं, और इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको शेयर करूंगा आपके ग्रुप पे, तो वो आपने कल हल करके आ, ठीक होगी बात। ओके जी।